से नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है पटना से कोटा ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम राहुल कुमार होता है, वो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 2 सालों से वह अपने शहर पटना में ही कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकलता। तो फिर कोटा जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो वह कोटा में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी शुरू कर देता है। होली की छुट्टियां मनाने वह अपने घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस कोटा के लिए रवाना होता है। वो पटना से कोटा के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आरा से निकलती है तो वह देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की देखने में बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सूट सलवार पहन रखा था, लेकिन बदन को अच्छे से ढक रखा था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 5 रुपये देता है तो कोई उसे 10 रुपये दे देता, तो कोई बोल देता कि आगे हो जाइए, हमारे पास नहीं है। सभी का अपना अपना अभाव होता है। फिर भी कार्य को लेकर वह लड़की जब ट्रेन में चढ़ी थी, तभी से राहुल उसको बस देखे ही जा रहा था। वह बेकर दूसरे दरवाजे पर थी और राहुल पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वो लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और राहुल के सामने आकर उससे भीख मांगने के लिए हाथ को फैला लेती है। राहुल उसको तब से ही देख रहा था और फिर वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 5 रुपए का सिक्का आता है और वह उस लड़की के हाथ पर रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वह काफी देर से बस उसे ही देखे जा रहा था। वह जब भी उसकी तरफ देखती तो उसकी निगाह सिर्फ उसी पर टिकी थी, लेकिन रिया के लिए यह कोई नई ही बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम रिया होता है। उसके लिए आज की कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत लड़की थी। तो लड़के तो उसे देखते ही रहते थे। अब जब वह पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था, तो रिया को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी नजर नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वह सभी से भिक्षा मांग चुकी थी, तो अब दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। राहुल भी खुद को रोक नहीं पाता और वह भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वह गई थी, और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी छुपे उसे देखता रहता है। वह बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब यह डिब्बे अभी पूरे होने वाला था। लगभग 10 या 15 मिनट हो चुके थे। तो अब राहुल रिया की तरफ मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। रिया देखती है कि एक लड़का खड़ा है। उसे राहुल की पीठ दिखाई दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह वही लड़का है। उसे तो बस पैसा मांगना था, तो वह अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब राहुल भी उसकी तरफ पलटता है, तो रिया को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि वो तो उससे पहले ही भिक्षा मांग चुके थी। तो हाथ जो उसने भिक्षा के लिए फैलाए हुए थे, वह कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रखती है। अब राहुल भी अपनी जेब में हाथ डालता है, तो उसकी जेब में एक नोटों की गड्डी निकलती और वह नोटों की बंद गड्डी, जिसमें 15,000 रुपए थे, सभी उसके हाथ पर रख देता है। अब रिया इतने ज्यादा पैसों को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वह कुछ समझ ही नहीं पाती कि आप इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करें और क्या न करें, क्योंकि हाथ में इतना ज्यादा पैसा होता है कि वह कई दिनों तक भी भीख मांगकर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी। और यहाँ एक ही पल में वह लड़का उसे 15,000 रुपए दे देता है। अब राहुल रिया की आंखों में ही देख रहा था और फिर वो भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते। अब राहुल को लगता है कि शायद रिया कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही वह बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतनी ही है, इससे ज्यादा अभी नहीं है रिया। यह बात सुनते ही अपनी नजर को झुका लेती है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि इस पैसे को अपने पास रखे या ना रखे। राहुल भी अब वहां थोड़ा असहज महसूस करने लगा था, तो वो फिर वहां से चला जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब रिया अगले स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या है। आज तक उसे किसी ने इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज्यादा जो उसको आज तक पैसे मिले थे वो 100 रुपए थे, और अब एक बार में ही 15,000 रुपए मिल जाना, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। राहुल कुमार अच्छे परिवार से था, अमीर परिवार से था। उसके लिए 15,000 रुपये की रकम कोई मायने नहीं रखती है।
उसके पिता के 2-3 ईंट के भट्टे होते हैं और इससे अलग 100-200 बीघा जमीन भी होती है। इसलिए वह बड़ी आसानी से नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए वह सोचता है कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाए तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी डॉक्टर की पढ़ाई कर लूंगा। इतना पैसा उसके पिताजी लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, राहुल अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज्यादा पैसे बचे नहीं थे। मतलब कैश तो अब खत्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ पैसे थे सभी वह उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट में एटीएम में काफी पैसा था, पर कैसे अब उसके पास खत्म हो गया था। तो इसको जरा सा एहसास होता है कि यार, मैंने ये क्या पागलपन कर दिया। और कुछ देर तक वह ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो ये नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वह लड़की अभी भी भीख मांग रही है क्या। तो वह उसको कहीं नहीं दिखाई देती। फिर उसको लगता है कि शायद वह पहले ही स्टेशन पर उतर गई होगी। और फिर राहुल कोटा पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक रात सपने में वह उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे वह लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। फिर उसकी आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है। सोच में पड़ जाता है, बहुत ज्यादा। वह अब बेचैन हो गया था। वह खुद को कोसने लगे। करता है कि मुझे अपनी सीट पर नहीं बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था। उससे बात करनी चाहिए थी, कौन है, कहाँ रहती है। ये सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वह सो नहीं पाता। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नज़र में ही हो गया था, तभी मैं उसको इतना ज्यादा देखे ही जा रहा था। अब सोचता है कि करूँ तो क्या करूँ। अगर यह बात मेरे मन में ही ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वो सारी बात अपने दोस्तों से शेयर कहता है और बताता है कि मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, जब तक कि वह खुद से मना नहीं कर देती। जब तक वह मना नहीं करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वह लड़की तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपनी जगह सेट होती है कि इन इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है भिक्षा का वह करना है। अगर वह तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वही जाओ, वह तुम्हें जरूर वहीं मिल जाएगी। तो यह अगले दिन उसी पटना से कोटा जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और इंतजार करता है, लेकिन लड़की उसको कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वो अनुभव करता है कि वह लड़की मुझे आरा स्टेशन से मिली थी और फिर मुगल सराय से पहले ही उतर गई थी। मुझे आरा के लिए ही निकलना चाहिए, शायद वह वहीं हो। फिर वह आरा स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है, उस लड़की को ढूंढता है और आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डिब्बे में उसको वह लड़की दिखाई दे जाती है। वह डिब्बे में भीख मांगते हुए राहुल की तरफ ही बढ़ी आ रही थी और जैसे ही राहुल को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। राहुल भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। रिया आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह निखिल से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वो आगे निकल जाती है। अब राहुल उसको वहां ऐसे ट्रेन में कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि सभी लोग वहां होते हैं। ऐसे चलती ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। और फिर यह ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है। जैसे ही ट्रेन आरा के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो रिया फिर आज उस ट्रेन से उतर जाती है। रिया सोचने लगती है कि यह लड़का 3-4 दिन पहले ही आया था और आज फिर से चला आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आता। एक पल के लिए उसको लगता है कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा कुछ सोचती नहीं, क्योंकि उसको अपनी हालत भी देख रही थी कि मैं क्या हूँ। और वो तो उसको 15,000 रुपये भी दिया था, ये भी उसको याद था। लेकिन दिल है तो दिल में तो बात आ ही जाती है। अब उसके पीछे पीछे राहुल भी ट्रेन से उतर जाता है और छुपकर उसका पीछा करने लगता है। रिया स्टेशन के पीछे से एक कच्चा रास्ता होता है। वह उसी रास्ते से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। राहुल भी उसके पीछे छिपा चला आ रहा था। उसकी नजरों से बचता हुआ वह भी उसी के गांव पहुंच जाता है। और रिया के पिताजी का घर गांव के बिल्कुल छोर पर था। एक कच्चा मकान और आगे सहन में एक छप्पर डाला हुआ था। और मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक घेर था, जहां वह अपने गाय वगैरह को बांध कर रखते थे। उनके लिए भूसा भी वहां एक कमरे में रखा था। दोस्तों, अब राहुल थोड़ा अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो तो घर के नजदीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर वह उनके घर के पीछे चला जाता है
और छिपकर उनके घर के हालात देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि रिया के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि यह अभी अभी कटा है, कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ताज़ी पट्टियों बंधी हुई थी। घर में रिया के अलावा उसके 3 बहनें, एक छोटा भाई और माँ हैं। माँ खाना बना रही थी और फिर रिया पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती हैं कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछती है, बेटियां क्या हो गया? तो रिया बताती है कि माँ, वह जो 15,000 रुपये लड़का दिया था आज फिर से टकरा गया मुझसे। तो माँ उसे देखकर उतर गई। माँ कहती है, अरे तुम क्यों उतर गई? शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो रिया कहती है, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पर रिया कहती है कि माँ, तुम बस मजाक करती हो। फिर रिया घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा खुचा खाना होता है उसको लेकर घेर में जाने लगती है जहाँ गाय बंधी हुई थी। राहुल भी मौका पाकर उसके पीछे घेर में पहुंच जाता है। अब रिया गाय को बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टॉर्च होती है। उसको जब ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो राहुल को देखकर चिल्ला देती है और डर जाती है कि आखिर ये यहाँ इतनी रात में कैसे और क्यों आया है। उसको चिल्लाता देख राहुल उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और धीमी आवाज में बोलता है कि चिल्लाती क्यों हो, मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। राहुल ने एक हाथ उसके मुंह पर रख रखा था और दूसरे हाथ से उसको पकड़ रखा था। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब रिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो राहुल उसको छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब राहुल रिया को छोड़ देता है। रिया उससे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो? इस पर राहुल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा काम भी है? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया हूं, ना तो पढ़ाई में मन लगता है, न किसी काम में मैं रह नहीं पाया और बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। रिया कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो राहुल कहता है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार करूंगा। तुम्हें देखने के लिए तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे तो नहीं रोक सकती हो। देखने से अब राहुल वहां से जाने लगता है। उसको जाता देख लिया धीमी आवाज में बोलती है कि सुनो। राहुल रिया की आवाज सुनकर रुक जाता है। तो फिर रिया कहती है कि अब रात में आप कहाँ भटकते फिरेंगे? आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, काफी रात हो चुकी है, स्टेशन पर भी खाना वगैरह नहीं मिलेगा। फिर वो एक चारपाई डालती है और राहुल से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो, जब सभी सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना भी ले आऊंगी। रिया की यह बात सुनकर राहुल का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसको लेकर बहुत दूर तक का सोचने लगता है। अब वह घर जाती है तो माँ रोटियां बना रही थी। माँ से वह कहती है, माँ अब आप खाना खा लीजिए, रोटी मैं बना दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ रोटी बनाए और कोई रोटी जल जाए। फिर वो सभी के सोने का इंतजार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और अचार रखकर दबे पांव घेर में चली जाती है। राहुल चारपाई पर लेटा हुआ था। रिया को आता देख वह उठ जाता है। रिया उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है। तो राहुल कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो रिया कहती है, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखे हैं। फिर राहुल हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा तोड़कर पहले रिया की तरह बढ़ाता है। तो रिया कहती है, आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। तो राहुल कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी भूखी हो। फिर राहुल और रिया दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। वह खुद भी खाता है और रिया को भी खिलाता है। दोनों खाना खाने के बाद बातचीत करते हैं। तो राहुल पूछता है कि कब से तुम ये काम कर रही हो? तो रिया कहती है कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका पैर खराब हो गया और डॉक्टर को उसे काटना पड़ा, तो अब वह काम नहीं कर पाते और जो जमा हुआ कुछ पैसा था वो सब दवाइयों में खर्च हो गए। तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा और इससे बेहतर मुझे कोई और काम नजर नहीं आया। समय से अपने घर आ जाती हूँ। हाँ, लोग थोड़ा गलत निगाह से देखते हैं,
लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है, और पिताजी का पैर भी सही नहीं हुआ है। उसमें घाव है तो दवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, ज्यादा खर्चा है बोलने को। तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसकी करते हैं जहाँ से पैसा वापस आने की उम्मीद भी हो। अब राहुल भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। वह एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं। बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं। तो अब रिया कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहां तक ही छोड़कर आऊंगी। तो इस पर राहुल कहता है कि नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन रिया नहीं मानी, और वह उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती है। जो कि राहुल एक ही शर्त पर वहां से जाने के लिए राजी हुआ था, कि वह कल रात फिर से आएगा, और दिन में वह एक होटल में रुक जाता है। रिया घर जाकर सो जाती है, और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती। तो माँ कहती हैं कि बेटा गई क्यों नहीं हो, ऐसे काम कैसे चलेगा। तो रिया कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि राहुल ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो राहुल कहता है कि तुम्हारा परिवार भी मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती है, और राहुल घेर में आ जाता है। रिया ने आज खुद अपने हाथ से खाना बनाया था, और सभी के सो जाने पर घेर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बात करते हैं। दोनों के मन में कोई भी ऐसा गलत भाव पैदा नहीं हुआ। न राहुल ऐसी कोई हरकत करता है, ना कि रिया, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा था। बस ऐसे ही बातें करते रहते। अब सुबह होते ही राहुल वापस होटल लौट जाता, और यह सिलसिला लगभग 5-6 दिन तक चलता रहता है। वो दिन में होटल पर खाना खा लेता, और रात में तो रिया उसे खाना खिला देती थी। अब 7वां दिन जब आता है तो रिया की माँ को थोड़ा शक होने लगता है कि न तो यह भीख मांगने जाती है, और उसकी माँ उस पर नजर रखने लगती है कि आखिर उनकी लड़की क्या काम कर रही है। वो आज रात सोते नहीं है। जैसे ही रिया खाना लेकर जाती है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है, और छिपकर दोनों को देखने लगती है। देखती है कि दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। माँ फिर उनके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है। राहुल माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है, और रिया भी घबरा जाती है। फिर भी रिया थोड़ी हिम्मत करती है और बताती है कि माँ, यह वही लड़का है जो हमें 15,000 रुपए दिया था। ये बात सुनकर माँ थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर राहुल के बारे में बातचीत होती रहती थी, कि रिया हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी कि लड़का बहुत अच्छा है। अब रिया अपनी माँ से सारी बात बता देती है। और फिर राहुल भी आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ, मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ, और वो अपने बारे में सारी जानकारी देता है। तो रिया की माँ कहती हैं कि यह सब तो ठीक है, पर बेटा क्या तुम्हारे माँ बाप शादी को स्वीकार करेंगे। वह कहता है कि माँ जी, आप इस सब की चिंता मत कीजिए, आप बस शादी करा दीजिए, ये कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन रिया की माँ उन दोनों को मंदिर में लेकर जाती है और उनकी शादी करा देती है। शादी के बाद राहुल रिया को लेकर कोटा चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। पैसे उसके अकाउंट में काफ़ी था। घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वह रिया की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही तो हूँ, आप किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फर्क नहीं होता है, एक बेटा होने का फर्ज में भी नहीं निभाऊंगा। अब दोनों कोटा पहुंच जाते हैं। राहुल पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता। शादी हो चुकी थी तो बस दिन भर अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया जिंदगी गुजार रहे थे। लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन अब कोई राहुल के घर खबर दे देता है कि आपका लड़का शादी कर चुका है। ये शादी नहीं की है, तो फिर भी एक लड़की के साथ लिविंग में रह रहा है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ घूमता रहता है। राहुल के पापा ये बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वह इस बात से ज्यादा नाराज होते हैं कि ऐसे कैसे लिविंग में रह सकता है। वह डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिव इन में रह सकते हो, अगर रहना ही था तो उससे शादी करनी थी पहले। और पूछते हैं कि कौन है वो लड़की। राहुल झूठ बोल देता है और कहता है कि पापा, ये लड़की है, हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर लिया है। लिविंग में नहीं रह रहे हैं क्योंकि रिया बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसकी खूबसूरती थी, वह थोड़ी दबी हुई थी। उसके घर के हालात के कारण अब जब यह एक खुशहाल माहौल में राहुल के साथ रहती है, फिर उससे जो उसके चेहरे पर रौनक आती है, तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगी थी। और सभी राहुल को कहते थे कि भाई अगर लड़की लाया है तो वह ये लेकर आया है। अब राहुल के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ली है तो लड़की को घर लेकर आओ,
यहाँ के भी जो रस्म रिवाज है उनको भी पूरा करना है। अब राहुल रिया को लेकर घर जाता है और जो भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। अब राहुल के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, इनके माता पिता कहाँ हैं? तो इस पर राहुल कहता है कि पापा, वह अभी नाराज हैं, धीरे धीरे मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा। वह ऐसा इसलिए बोल देता है कि अगर अभी इन लोगों को सच सच बता दिया तो ये लोग बहुत गुस्सा होंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर अपनी पत्नी यानी रिया को समझाता है, तुम इन सभी लोगों की इतनी सेवा करो, इतना इन लोगों का भरोसा जीत लो, इनका दिल जीत लो कि ये सभी लोग तुमसे खुश हो जाएं और अपनी जान से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। रिया बहुत ही ज़्यादा अपने सास ससुर के खूब सेवा करती है, सभी की बहुत सेवा करती है, हर एक बात का ध्यान रखती। और फिर एक दिन राहुल सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उससे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा, तूने बहुत सही किया, बहुत अच्छा काम किया है। शायद अगर ये किसी बड़े परिवार की लड़की होती तो शायद ये हमें इतना इज्जत मान सम्मान न दे पाती, हमारी इतना सेवा न कर पाती। फिर राहुल के माँ बाप रिया के माता पिता से मिलने जाते हैं और उन्हें भी अपने साथ घर ले आते हैं। और अब ये सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, राहुल कुमार के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इसी तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।